हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक ना हम ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं और बेसिक क्वेश्चंस हैं और कुछ हमने क्या कहते हैं अच्छे फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन अब हम ट्रिग्नोमेट्री का ही एक सेकंड पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मान लो हम कहते हैं कि भाई साइन थीटा की वैल्यू अगर √3/2 है। ठीक है, तो हमसे अगर कोई पूछे कि सर थीटा की क्या वैल्यू होगी साइन थीटा के लिए, तो हम अभी तक कह सकते हैं कि सर हमें पता है कि सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर थीटा अब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये पता है कि साइन थीटा जो है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है, आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आइदर सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसकी आप कह रहे हो कि 2 वैल्यू हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि सर सिर्फ 2 ही वैल्यू नहीं होंगी, बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं। कैसे सर? देखो, 2 तो आप लोगों ने बता ही दोगे कि सर एक तो हो सकता है कि π/3 और दूसरी वैल्यू हो सकती है सेकंड क्वाड्रेंट वाली। सेकंड क्वाड्रेंट वाली जो होगी वो क्या होगी? पाई माइनस का π/3, दैट इज़ 2π/3। ठीक है, ये तो आप लोगों ने खुद ने ही बता दी है इतना। तो देखो, कहने के लिए ये अपना हो गया π/3, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे जाना होगा तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो अपना एंगल है ये भी कितना π/3 है। हमने किया क्या इसके लिए? हमने सिर्फ इतना किया कि पाई में से यहाँ तक पाई पहुँचा और पाई में से मैंने ये जो एंगल है π/3 वाला ये घटा दिया, तो मैं यहाँ पे अपना एंगल आ गया। क्योंकि एंगल हम हमेशा कौन सी डायरेक्शन में नापते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कहाँ से नापते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज़ तो आपको पता है, लेकिन सर केवल इतना ही थोड़ी ना होगा। मान लो कि मैंने एक जो चक्कर है अपना पूरा कर दिया, यहाँ पे एक जो चक्कर है वो पूरा कर दिया। ये कितना एंगल तक पहुँच गया? मैं 2π तक पहुँच गया, ये मैं 2π तक पहुँच गया। ठीक है, अब मेरे को एक चक्कर और भी तो लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि अब मैं अगर नेक्स्ट जो अपना रिवॉल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूँ या चक्कर स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे भी तो कहीं 2π/3, यहाँ पे भी तो कहीं π/3 आ रहा होगा ना भाई। और अगर सेम मैं कहूँ कि अगर इस वाले रिवॉल्यूशन में अगर यहाँ पे भी कोई अपना एंगल आ रहा होगा जो 2π/3 होगा, तो ज़रूरी नहीं है ना कि यहीं पे ख़त्म हो गया। तो अपना एक और सॉल्यूशन ये भी आ सकता है कि 2π में अगर मैं π/3 जोड़ दूँ और 2π में ही 2π/3 जोड़ दिया मैंने, तो ये भी इसके सॉल्यूशंस रहेंगे, जो कि यहाँ से वैल्यू आ गई 7π/3 और 8π/3, ये भी इसी के आंसर्स हैं। ठीक है, तो सर ये 2π क्यों ऐड किया? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक रिवॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद की बात कर रहे हैं। सर तो एक ही क्यों कर रहे हैं? 2 भी तो कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं 2 भी। जब 2 रिवॉल्यूशन कर देंगे तो 2 × 2π + π/3 एक सॉल्यूशन आ जाएगा, और अगला जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2 × 2π + 2π/3 सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं देखूँ तो अपना जो नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो 13π/3 और 14π/3 ये भी हो सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि अभी तक जो हमने सीखा ना कि साइन थीटा √3/2 है, तो हम हमेशा पूछ ले रहे थे कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में है ये बता दो, उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू बताएंगे। तो अब हमें बतानी नहीं है, ना हमें कोई कहेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में। अगर कोई स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि इसी क्वाड्रेंट में चाहिए तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई मेंशन नहीं कर रहा है तो हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे। साइन थीटा √3/2 को एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और वो जनरल फॉर्म क्या है सर? देखो, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल थी। देखो, एक π/3 था, एक हमने लिखा 2π + π/3 लिखा। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि एक 4π ले लेता हूँ मैं इसी का। ठीक है, ऐसे ही आगे भी होगा। और सर क्या सिर्फ प्लस की साइड ही होगा? नहीं भाई, उल्टी डायरेक्शन में तो घूम सकते हैं हम। उल्टी डायरेक्शन में कैसे सर? यहाँ तो मैं घूम रहा था इस डायरेक्शन में ऐसे, अगर मैं ऐसे रिवर्स घूमना स्टार्ट कर दूँ तो रिवर्स भी घूम सकते हैं सर। बस फ़र्क क्या रहेगा? यहाँ पे मुझे क्या जोड़ना है? माइनस का 2π कर देना। इधर मैं प्लस का 2π कर रहा था तो यहाँ माइनस का 2π हो जाएगा। तो सर मैं घूम के यहाँ आ गया, लेकिन मुझे एंगल कितना चाहिए? π/3। तो अब मुझे उसमें ये वाला एंगल जोड़ना पड़ेगा, जो कि कितना है अपना π/3। तो यहाँ पे अपना जो एंगल था वो कितना है? -2π + π/3। तो ऐसे ही यहाँ भी एंगल्स रहेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव वाले एंगल्स भी मैंने आपको लेके दिखा दिए। ठीक, तो अगर, और सर अगर मैं जैसे मैं 2π/3 लिख रहा था तो 2π/3 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पाई - π/3, क्योंकि 2π/3 यहीं से तो आया था, पाई में हमने π/3 घटा दिया था। ऐसे ही एक और अगर मैं एंगल लूँ तो -π में अगर मैं π/3 क्या करूँ? जोड़ दूँ। -π में
अगर मैं पाई बाई 3 जोड़ दूँ तो भी तो यही बनेगा। क्या सर बनेगा क्या? देखो ये मैं गया माइनस पाई पे, ठीक है यहाँ तक, लेकिन सर पाई बाई 3 जोड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे ना। हाँ सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, ये जोड़ना नहीं होगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगले वाले क्वाड्रेंट में जाना है। तो माइनस पाई माइनस का पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं आगे भी बात कर सकता हूँ। अगर मैं 3 पाई के लिए जाऊँ तो 3 पाई में से भी अगर मैं कुछ घटा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, अब इसी में ही तो हम 2 पाई करते जा रहे हैं, तो वही तो है ये। यस सर। तो सर इसका कुछ जनरल तरीका भी है क्या? हाँ भाई जनरल तरीका भी है। तो देखो, अगर अपने से कोई ऐसा कह दे कि भाई मान लो साइन थीटा, इफ़, अगर मैं जनरल सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को जो लिखना होगा, इफ़ साइन थीटा, अगर अपने को क्वेश्चन में कुछ दिया होगा कि साइन थीटा जो है वो साइन ऑफ अल्फ़ा के बराबर है, अगर साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है? साइन ऑफ अल्फ़ा के, तो यहाँ से अपना जो जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा का, जो जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा का, वो क्या रहेगा? थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फ़ा, ठीक है। सर ये इतना बड़ा कहाँ से लिख दिया आपने? इतना बड़ा तो नहीं था भाई। n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यही अपने पास फंक्शंस आ जाएंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपको लिख के दिखाऊं, और एग्जांपल भी मैं ऊपर वाला ही कंसिडर कर ले रहा हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपने पास था √3/2, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से कोई कहे तो √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? और हमें ये भी दिमाग में रखना होगा कि जो अल्फ़ा हम कंसिडर कर रहे हैं ये हमेशा प्रिंसिपल वैल्यूज़ ही ट्राई करेंगे हम, ठीक है। और सर आपने ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ एक टर्म लिख दी, वो भी बताता हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है, ठीक है। ये अभी देखेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ है क्या। देखो अगर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है अगर, तो देखो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि √3/2 का मतलब अपना क्या हुआ? साइन ऑफ पाई/3, ठीक है। तो थीटा अपना कितना आ गया सर यहाँ से? n की वैल्यू लेटेस्ट से कि मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, ले लो सर। तो n की वैल्यू 1 ली तो पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 इंटू में अल्फ़ा कितना है सर? पाई/3। तो पाई माइनस पाई/3 जो कि कितना आ गया? 2 पाई/3 आ गया। यस सर। तो क्या 2 पाई/3 इसका सॉल्यूशन था? बिल्कुल था सर। सर ऐसे ही क्या मैं कुछ और भी वैल्यू ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो आप। जैसे मान लो कि आप n की जगह 2 ले रहे हो, ठीक है सर। तो n की वैल्यू 2 ली, 2 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2 इंटू पाई/3। तो ये जो अपना आंसर बन गया वो क्या बन गया? 2 पाई प्लस पाई/3 जो कि कितना आ गया? 7 पाई/3। क्या सर ये भी आंसर था? बिल्कुल था। तो भाई जब हमें इसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा इस वाले को, तो हम इस क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसके लिए जो अपना थीटा की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई/3। और सर यहाँ पे n क्या है? n कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज़ है। n क्या है? कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये मैंने किसके लिए लिखा? साइन थीटा के लिए, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है कि मैंने किसके लिए लिखा है? ये साइन थीटा के लिए लिखा है, ठीक है। तो सर क्या सिर्फ साइन थीटा के लिए ही ऐसा कुछ होता है? नहीं भाई, सबके लिए होता है। ये साइन थीटा का मैंने आपको लिख के दिखाया, मैं कोस थीटा का भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक। चलो सेकंड, ऐसे ही अगर अपने पास कोस थीटा में एक्सप्रेशन होगा तो मान लेते हैं कि अगर अपने को कहीं पे लिखा होगा कि कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा, तो अपने पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या लिखनी है अपने को जनरल फॉर्म में? 2n भी लिख देता हूँ साथ में ही, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और जहाँ पे n जो है वो क्या है? z है, ठीक है। सर ये क्या ड्राइव कर सकते हैं? देखो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो मान लिया कि अपने पास कोस थीटा जो है वो है अपने पास 1/2 है, ठीक है। पहला इतना काम कंसिडर हुआ, ठीक है। तो सर कोस थीटा की वैल्यू अगर हाफ है तो सबसे पहली बात तो कि सर कोस थीटा अपना जो है वो क्या कहते हैं पॉजिटिव कब होता है? क्योंकि यहाँ पे साइन ऑलरेडी दिया हुआ है ना कि भाई पॉजिटिव साइन लेना है। बिल्कुल सर। तो कोस थीटा पॉजिटिव मतलब कि कोस थीटा की वैल्यू जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोस ऑफ पाई/3,
क्योंकि जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 होती है तो 1/2 ही होता है उसका आंसर। यस सर लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस पाई बाई 3 है, तो इसका मतलब अगर मुझसे कोई ये कहे कि थीटा की वैल्यू निकालो तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 होगा। बिल्कुल कह सकते हो, और यही आंसर होगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो। अच्छा, प्रिंसिपल से याद आया कि मैंने प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बताई है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है किसी भी सॉल्यूशन की, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, ये वो वाले सॉल्यूशन हैं या ये वो वाली वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन is that solution which lies in इंटरवल दी हुई है यहाँ पे कि इंटरवल क्या है अपनी 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, इस इंटरवल में अगर कोई लाइक कर जाएगा तो वो वाली जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू उसकी रहेगी। ठीक है, तो क्या सर जो हमने ऊपर पाई बाई 3 लिया था, क्या ये 0 से 2 पाई में है? बिल्कुल सर है, तो बिल्कुल तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ही है। सर यहाँ पे भी हमने पाई बाई 3 लिया है, क्या ये है? बिल्कुल ये भी है। तो सर यहाँ पे हमने जो अब मैं जो सेकंड वाला पार्ट समझा रहा था कि मैंने लिखा कि थीटा की जो वैल्यू हो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आ गई। ठीक है सर, एग्जाम्पल कर लेके दिखाएंगे क्या? बिल्कुल लेके देखो। जैसे मान लो कि अपने को लिखा हुआ है कि n क्या है, इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो फॉर n इज इक्वल्स टू मैंने 0 ले लिया। ठीक है सर, जब n 0 लिया आपने सर तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर? प्लस माइनस पाई बाई 3। तो सर दोनों वैल्यू हो सकती हैं क्या? हाँ, देखो कोस पाई बाई 3 कितना होता है सर? हाफ होता है, बिल्कुल। और सर कोस ऑफ माइनस पाई बाई 3 क्या होता है सर? ये भी हाफ ही होता है। अच्छा सर, क्योंकि कोस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो कोस एक्स के ही बराबर होता है, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस का है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए कोस माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू भी कितनी है? हाफ ही है। तो जो ऊपर वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सर ये जो हमने आप फॉर्मूले बता रहे हैं ये दिमाग में रखने का? बिल्कुल, इसको दिमाग में रखेंगे तो आप बड़े आसानी से खुद ही किसी के भी जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको क्या एक जनरल फॉर्मूला बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बना आप फिर भी लेंगे लेकिन एक जनरल फॉर्मूला बनाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये तो था कोस थीटा के लिए। ऐसे ही अब जैसे साइन थीटा कोस थीटा के लिए था, ऐसे ही एक फॉर्मूला है वो टेन थीटा के लिए। ठीक है सर, चलो उसको भी देख लेते हैं। अगर अब टेन थीटा जो है वो टेन ऑफ अल्फ़ा के बराबर हो जाए तो क्या होगा सर? अगर टेन थीटा टेन अल्फ़ा के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी n पाई प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे n जो होगा वो क्या होगा? बिलोंग्स टू z। तो सर यहाँ पे क्या ये जो आप बता रहे हैं प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आएगा प्लस माइनस का साइन, सिर्फ एक ही साइन आएगा जो कि प्लस है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 10x 1 है तो x जो है वो क्या होगा? तो भाई x जो है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की ही बात कर रहा हूँ मैं, दोबारा कह रहा हूँ कि मैं जनरल सॉल्यूशन के लिए ही बात कर रहा हूँ। तो x जो है वो अपना होगा n पाई प्लस पाई बाई 4, क्योंकि 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 10 ऑफ पाई बाई 4। ठीक है, और क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ही लिखनी है तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे, और प्रिंसिपल वैल्यू भी मैं ट्राई करूँगा कि छोटी वाली लिखूँ। ठीक है, वैसे प्रिंसिपल वैल्यू तो 2 वैल्यू हो रही हैं क्योंकि 3 पाई बाई 4 भी हो रहा है और पाई बाई 4 भी हो रहा है। अब एक तो आप ये कह सकते हैं कि देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, अगर ऑप्शन दोनों है तो दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन दोनों नहीं है तो हमें छोटी वाली वैल्यू ही माननी है। ठीक है, तो x हो गया अपना n पाई प्लस पाई बाई 4, जहाँ पे n अपना क्या होगा? z। ठीक है, जैसे अगर देखें तो अगर फॉर एग्जांपल आप मान लो कि x की जगह अगर मैं 1 रख रहा हूँ, ठीक है सर, -1 ले लेता हूँ, चलो नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, तो x जो है वो कितना हो जाएगा सर? माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। इसके लिए सर वैल्यू चेक करिएगा ज़रा, देखो अपने को tan ऑफ माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहला काम तो माइनस का निशान बाहर निकाल लेता हूँ मैं। देखो माइनस ऐसे लिख दिया मैंने इसको, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को पता है कि tan ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो तो माइनस tan x होता है, तो माइनस तो बाहर आ गया।
टेन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है सर। अब माइनस ऑफ टेन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब टेन ऑफ पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव। एक नेगेटिव पहले ही बार है, एक नेगेटिव और आएगा तो ये प्लस बन गया, और ये अपना कितना हो गया? पाई बाई 4। टेन पाई बाई 4 कितना होता है? 1। यही तो था सर क्वेश्चन ओरिजिनल की, 10x की वैल्यू 1 ही तो थी। ठीक है, तो ये हमने ड्राइव भी कर लिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है अभी तक तो। बिल्कुल। अब देखते हैं कुछ और। ठीक है, अब जो मैंने अभी तक बताए तीनों, हम उनको एक जगह लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन जो है देखो, अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फ़ा अगर होगा तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी, सॉरी थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा की जो वैल्यू है वो है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फ़ा, जहाँ पे एन जो है वो कुछ भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा अगर हो तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा कुछ भी हो सकती है, और जहाँ पे n जो है अपना वो क्या होगा? इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही एक tan के लिए भी होता है। tan के लिए क्या होता है भाई कि अगर tan थीटा और tan अल्फ़ा अगर कहीं पे बराबर हो तो थीटा की जो वैल्यू है वो n पाई प्लस अल्फ़ा होती है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z ही है। ठीक है, z यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब काफ़ी बार क्या होगा ना, यहाँ से यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। अब ये काफ़ी बार क्या होगा कि इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक होगी, मतलब कि 2 डिग्री की होगी। जब 2 डिग्री की इक्वेशन होगी तो क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक, चलो उससे पहले हम थोड़ा एक पेज ऐड कर लेते हैं। चलो, तो हमने ये तो देख लिया। ठीक, अब देख लेते हैं कि अगर इक्वेशन जो है, अगर इक्वेशन अपनी क्या होगी, इक्वेशन चेंज हो जाए और ये क्या हो जाए? क्वाड्रेटिक, तो क्या करना है? तो यहीं लिख देते हैं। चलो, इसको नंबर हम 1 दे देते हैं। अब आएगा नंबर 2। देखो, अब काफ़ी बार क्या होगा ना कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी तो कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही पॉइंट्स लिख रहा हूँ जैसे ऊपर लिखे हैं। अगर कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर अल्फ़ा अगर दिख जाए कहीं पर तो क्या करना है? तो भाई कुछ नहीं, सिंपल वही चीज़ कि थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो सकती है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z, कुछ भी हो सकता है। सर कोई चेंज नहीं होगा इसमें? कोई चेंज नहीं होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कुछ भी वैल्यू लो, अगर यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू कुछ लूँगा तो 2n पाई में कुछ जोड़ो या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सर क्या 2n पाई ही रहेगा? क्या n पाई नहीं हो सकता? n पाई भी हो सकता है क्या? खुद सोचो। देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं थीटा की जगह n पाई ले लूँ तो क्या होगा? n पाई प्लस अल्फ़ा ले लिया मैंने, और एक बार मैं ले रहा हूँ n पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो कोस थीटा लेना है मुझे, इसका कोसाइन करना है, कोस ऑफ n पाई प्लस अल्फ़ा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी है अपने को, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। बिल्कुल सर। अब देखो n पाई में कुछ जोड़ रहा हूँ जैसे थर्ड क्वाड्रेंट, या n पाई में कुछ घटाऊंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, n पाई में कुछ जोड़ूंगा या n पाई में कुछ घटाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब भी साइन ही तो चेंज होगा ना, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही रहना है, अल्फ़ा के ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कोस के जब मैं स्क्वेयर करूंगा तो साइन, जो नेगेटिव साइन आ रहा था वो तो पॉजिटिव ही हो जाना है, तो ये तो ऑटोमेटिकली सर कोस स्क्वायर अल्फ़ा ही बनना है हमेशा। तो भाई आप लोग सही कह रहे थे, यहाँ पे 2n पाई नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा सर? n पाई ही आएगा। तो सर आप हमारा टेस्ट ले रहे थे क्या? समझा रहा था बस कि हमें कैसे पता चल रहा है कि 2n पाई आ रहा है कि n पाई आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले 2n पाई लिखा, फिर आप लोगों के दिमाग में आया क्या सर 2n पाई ही क्यों आएगा, n पाई भी तो आ सकता है। तो हमने उसको वेरीफाई किया कि सर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो आ रहा है, तो इसका मतलब वो सही है, बिल्कुल सही है।
चलो सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। क्या सर यहाँ पे भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है यहाँ पे भी, क्योंकि स्क्वेयरिंग है, स्क्वेयरिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्क्वेयरिंग की वजह से जो नेगेटिव साइन चेंज हो रहा था वो ऑटोमेटिकली प्लस ही बन जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा सर? एन पाई प्लस माइनस अल्फा एन बिलोंग्स टू जेड। करेक्ट है यहाँ तक। अब सर एक बच गया टेन, उसमें भी भाई सेम ही चीज़ होगी, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें भी, कि अगर टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर अल्फा अगर बराबर हो तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी? एन पाई प्लस माइनस अल्फा और एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब आगे देखते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में क्या होगा, यहाँ तो हमने किसी भी वैल्यूज़ के लिए लिख दिया। ठीक है, जैसे हो सकता है कि एक पल के लिए यहाँ पे अपने पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2/5 2π/3 हो या 2π/5 हो, कोई भी वैल्यू के लिए लिख दिया। अब हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं कि स्पेशल केस में क्या है कि भाई जब वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी तो क्या करना होगा। तो स्पेशल केस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस में क्या है अपने पास? देखो स्पेशल केस में पहला पॉइंट है कि अगर साइन थीटा जीरो हो जाए, अगर साइन थीटा क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो क्या करना होगा। जब साइन थीटा जीरो है तो सर आप खुद सोचो, साइन थीटा की वैल्यू जीरो 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 कब होती है सर? एक तो देखो जीरो पे जीरो हो जाती है, एक पाई पे भी जीरो होती है, एक 2π पे भी जीरो होती है, एक 3π पे भी जीरो होती है, और अगर मैं नेगेटिव साइड में देखूँ तो सर -π पे भी जीरो होती है, -2π पे भी जीरो होती है। ठीक है, ऐसे जीरो होती है ना? बिल्कुल होती है सर। तो भाई ये है क्या, अगर मैं इसी को ही जनरल तरीके से लिखूं तो एन में इंटीजर ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पाई के साथ। बिल्कुल सर, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई ही इसका वो होगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो हो तो हमें कहना है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी सर? एन पाई के बराबर, और एन यहाँ पे क्या है? कोई भी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिखा, हो सकता है सर टेन थीटा भी जीरो हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। तो जब टेन थीटा अगर ज़ीरो होगा तो क्या करना है सर? देखो अब टेन थीटा ज़ीरो कब होता है सर? देखो सर टेन थीटा ज़ीरो होने के लिए अपने को पता है सर कि टेन थीटा जो है वो क्या होता है सर? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। करेक्ट है? बिल्कुल सर। तो सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ऊपर वाली जो टर्म है वही जीरो होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो होगा। और साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो का तो मैंने पहले ही लिखा है कि क्या वैल्यू है, तो इसका मतलब यही हुआ कि साइन थीटा जीरो होना चाहिए, और साइन थीटा जीरो का मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एन पाई। तो इसका मतलब यही हो गया कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब भी वही है कि थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, सिर्फ हमें बस क्या करना था, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा देखना रखना था, और उसको रखते ही हमें आंसर पता चल जा रहा है। तो टेन थीटा अगर जीरो होगा तो भी थीटा की वैल्यू क्या होगी? एन पाई, और जो कि एन अपना क्या होगा? सेट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब थर्ड केस देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड केस में हमारे पास है कोस थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, कोस थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो क्या करें? देखो सबसे पहली बात कि कोस थीटा जीरो होता कब कब है? देखो सर कोस थीटा जीरो जो है सर, एक तो π/2 पे ही होता है। बिल्कुल। एक सर 3π/2 पे भी जीरो होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग सर। तो इसका मतलब आगे भी जीरो ही होगा। 5π/2 पे भी बिल्कुल जीरो होता है 5π/2 पे। इसका मतलब सर आगे 7π/2 पे भी जीरो ही होता है। यस सर, बिल्कुल। तो सर क्या मैं इन एक्सप्रेशंस को ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे? देखो π/2 तो ठीक है, ये देखो ये क्या है आपके पास? ये है सर पाई प्लस π/2। ये क्या है? ये देखो 2π प्लस π/2 है। करेक्ट है सर? ये क्या है भाई? 3π प्लस π/2 है। सर ऐसे नेगेटिव वैल्यूज़ में भी होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूला मैं लिखूँगा वो कैसे मैं बना सकता हूँ, वो उसको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। देखो तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर एन पाई प्लस π/2, क्योंकि देख पहले मैंने एन की वैल्यू जीरो रख दी, फिर 1 रख दी, फिर 2 रख दी, फिर 3 रख दी। ठीक है, तो ये बन गया। बिल्कुल सर बन गया। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ से तो क्या आ गया? 2n + 1 π/2 आ गया। यस सर। तो क्या सर यही फॉर्मूला है? बिल्कुल यही फॉर्मूला है। तो देखो अब इसको हम कोस थीटा वाले फॉर्मूले को भी एक जगह लिख देते हैं अच्छे से। देखो
तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाती है 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब ये तो मैंने रखी स्पेशल केस में जब इनकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे उनकी जो वैल्यू थी वो क्या थी सर, वो वैल्यू थी 0। ठीक है, अब सर ये वैल्यू जो है ये 1 और -1 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसने मना किया। तो सर तब क्या करेंगे, तो देखो डी, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या करेंगे। देखो साइन थीटा की वैल्यू 1, तो पहली बात तो क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट में जो चारों क्वाड्रेंट है उनमें साइन थीटा की वैल्यू 1 जो है वो कब आती है सर, चारों क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू 1 तो सिर्फ एक ही केस में आती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो π/2 हो। ठीक है, एक ही केस है, तो इसका मतलब दोबारा जो है ये π/2 वैल्यू ये कब आएगी सर, ये 2π अगर एक चक्कर मारने के बाद दोबारा जब आएगा, इसके बाद फिर कब वैल्यू आएगी, जब सर एक और चक्कर मार देगा तब आएगी। तो सर यहाँ से यही तो देखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ सर, 2π के मल्टीपल्स में मैं π/2 ऐड कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये क्या बन जा रहा है सर, ये 4n+1 π/2 बन जा रहा है, यही है सर उसकी जनरल वैल्यू। तो सर उसको मैं मिटा के लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो इसका मतलब हो गया थीटा इजिकल्स टू 4n+1 π/2, जहाँ पे n जो है अपना वो क्या है z। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगले वाला देख लेते हैं, ई पार्ट। अब जैसे साइन थीटा 1 हुआ है ऐसे ही साइन थीटा जो है वो -1 भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, किसने मना किया। साइन थीटा -1 का मतलब सर, साइन थीटा -1 का मतलब हुआ कि साइन थीटा -1 जो कब होता है सर, माइनस के π/2 पे, या अगर मैं पॉजिटिव साइड में देखूं तो 3π/2 पे भी होता है। ठीक है, लेकिन हमें, और साइन थीटा का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो वैसे डोमेन तो इसकी आर होती है, लेकिन हम जो जनरली डील करते हैं वो ट्राई करेंगे हमेशा, मैंने आपको बताया था ना कि छोटी वाली वैल्यू लेके चलनी है, तो छोटी वाली वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, माइनस के π/2 है। तो देखो हमें अब क्या कहते हैं, हम कहते हैं सर कि ये जो वैल्यू है ये कब कब वापस से रिपीट होगी। देखो एक बार तो माइनस का π/2 हो गया, फिर मैं कहता हूँ सर कि माइनस के π/2 में अगर मैं 2π ऐड कर दूँ तो होगी, फिर माइनस के π/2 में अगर मैं वैल्यू इसकी 4π ऐड कर दूँ तो ऐड होगी। तो सर ऐसे ही ये वैल्यू मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती थी, ये इनडायरेक्टली वही फॉर्मूला ही तो है कि 2n π में से इस बार मुझे क्या करना है, माइनस कर देना है कितना, π/2। ठीक है, तो ये एलसीएम कितना आ गया, 4n-1 π/2। ठीक है, तो यही इसकी वैल्यू होगी। तो चलो इसको लिख देते हैं अच्छे से। देखो तो यहाँ से थीटा अपना आ गया कि 4n-1 π/2 और n बिलोंग्स टू क्या है अपना z। ठीक है, अभी तक मैंने जितने फॉर्मूले आपको बताए हैं, जितने भी बताए हैं वो सब आपको दिमाग में रखने होंगे। ठीक है, तभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो पाएगा। आगे चलते हैं, अब जैसे साइन थीटा देखा, ऐसे कोस थीटा देख लेते हैं कि अगर कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा। अब कोस थीटा 1 कब होता है, देखो सर कोस थीटा 1 होने के लिए, कोस थीटा 1 होता है सर 0 हो जाए, 2π हो जाए, या फिर आगे मल्टीपल्स इसके रहें 4π 6π इस तरीके के। ठीक है, तो इसको अगर मैं जनरलाइज लिखूँ तो सर ये 2n π के तो मल्टीपल्स हो गए, क्योंकि ये देखो 2π के तो मल्टीपल्स हैं, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2n π, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसको डायरेक्टली लिख दो, कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें कि ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 2n π होगी और n बिलोंग्स टू z होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे जैसे सर कोस थीटा 1 हुआ, ऐसे कोस थीटा -1 भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। चलो उसको भी लिख लेते हैं, कोस थीटा इजिक्वल्स टू -1। ठीक है, देखो कोस थीटा -1 होता कब है, पहली बात तो यही दिमाग में आना चाहिए सर। देखो कोस थीटा -1 जो है वो थीटा इजिक्वल्स टू पाई पे होता है। अब एक ही बार होता है क्वाड्रेंट में, जो चीज़ जो भी वैल्यू एक ही बार अटेन हो रही है किसी क्वाड्रेंट में, उसकी अगर मुझे ये चेक करनी हो कि वो दोबारा कब अटेन करेगा, तो सिर्फ उसमें 2π जोड़ते चलो। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करना है, क्योंकि कोस थीटा -1 जो है वो एक क्वाड्रेंट में एक ही बार आता है। ठीक है, तो इसकी बाकी वैल्यूज़ ये रहेंगी। तो इसको मैं इन जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ सर कि पाई प्लस में 2n π। ठीक है, यहाँ से अगर मैं पाई कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 2n+1 × π। ठीक है, और इसको मैं वहाँ पे जनरल लिख देता हूँ दोबारा। देख थीटा इजिकल्स टू
2n+1 इंटू पाई, और जहाँ पे n जो है अपना वो है z। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है सर, समझ तो सब आ रहा है, लेकिन एक बार क्वेश्चंस देख लेते तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन तो देखेंगे, क्वेश्चन में तो कोई डाउट है ही नहीं, क्वेश्चन तो हमें देखने ही है ही, उसमें तो आप लोगों को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। चलो यहीं पे लिख दूँ क्या, या आगे जगह है? आगे जगह है वैसे तो, लेकिन चलो एक क्वेश्चन इसी पेज पे देख लेते हैं। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के लिए कि फाइंड द, सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब मैं इसमें आप लोगों के लिए लिखता हूँ कि आप लोगों के लिए ले लेते हैं, क्या ले लें भाई, चलो साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन अपना। ठीक, इसको सॉल्व करना है, आसान क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए वैसे इसमें, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। ठीक है सर, देखिए इक्वेशन क्या है। सबसे पहली बात तो इक्वेशन अपने पास कि साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो अगर यहाँ से मैं कुछ कहूँ कि साइन एक्स सर मैं कॉमन निकालूँ तो कोई आप लोगों को दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर, क्योंकि निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है कि कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनका प्रोडक्ट मुझे लिखा हुआ है कि क्या है, 0 है। तो आप लोग ध्यान से देखो, क्या सर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है, क्या वो कभी 0 हो सकता है? क्या वो कभी 0 हो सकता है? सर देखो सर, हमें पता है कि किसी चीज़ का भी स्क्वायर जिसकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रियल हैं, वो कभी भी 0 से छोटा तो नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सर साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। बिल्कुल सर, तो मैं सर ये भी तो कह सकता हूँ कि इससे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो तो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि जब यही 0 से बड़ा है या बराबर है, तो अगर मैं उसमें एक जोड़ दूंगा तो 0 तो कभी नहीं बनना है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो आप, 0 कभी नहीं बनना है। जब ये 0 कभी बनना ही नहीं है, तो इसका मतलब जब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब 0 है कौन फिर? साइन एक्स। और साइन एक्स अगर 0 है सर, तो सर आप ये बताइए कि साइन एक्स अगर 0 है तो x की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो आप लोगों को सोचो कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी साइन एक्स 0 होता है क्या? नहीं सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है सर? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही अगर मुझसे कोई कहे कि सर साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, सर साइन पाई की वैल्यू भी 0 ही होती है। ऐसे ही अगर मुझसे कोई कहे कि साइन 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, तो साइन 2 पाई भी 0 ही होता है। तो सर ये यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ ना एक जनरल कि भाई क्या कह सकता हूँ कि साइन एक्स जो है वो अपना होगा यहाँ से 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है। बिल्कुल कह सकता हूँ ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब अगर मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्या पूछा था, एक प्रिंसिपल वैल्यूज़ पूछी है और एक जनरल सॉल्यूशन पूछा है। ठीक है, एक तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ और एक जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ तो मुझे पता है, मैंने वहाँ पे इक्वल टू लगाया था। क्या सिंबल इक्वल टू नहीं आएगा शायद, मैंने इक्वल टू लगा दिया था ऊपर प्रिंसिपल वैल्यूज़ बताते वक्त। देख लेना कहाँ बताया है, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगा दिया था, इक्वल टू नहीं आता है। ठीक है, इक्वल टू हटाऊँ कैसे? अच्छा ब्रैकेट बदल देता हूँ।
ठीक है। तो जो अपनी वैल्यूज़ हैं वो 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, ठीक। अब इन तीनों में जो अपने पास वैल्यूज़ आई हैं, इनमें कोई एक ऐसी वैल्यू है जो आप लोगों को लग रही हो कि सर प्रिंसिपल वैल्यू बनने की हकदार है? सर प्रिंसिपल वैल्यू बनने की हकदार तो सर सब ही हैं। सब तो कैसे हैं भाई? अभी मैंने बताया ना कि कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो 0 से 2 पाई के बीच में होता है तो सिर्फ पाई ही हुआ। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो अपनी कितनी हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गई अपनी पाई। और सर जो जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन है वो कितना है? सर साइन एक्स 0 जब होता है तो अभी हमने सीखा है कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? n पाई हो जाती है। और n यहाँ पे क्या है? z। तो जनरल सॉल्यूशन हो गया अपना x इज इक्वल्स टू n पाई और n बिलोंग्स टू क्या है? z। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रिंसिपल वैल्यू ये, जनरल सॉल्यूशन ये, यही पूछा था उस क्वेश्चन में, ये प्रिंसिपल वैल्यू बताओ और जनरल सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक, चलो तो एक क्वेश्चन है अपने पास कि आप लोग ना, चलो ये सॉल्व करो कि सॉल्व साइन 2x इज इक्वल्स टू 4 cos x। इसमें आपको बेसिक जो पहले फॉर्मूले पढ़े हैं वो भी लग जाएंगे और यहाँ पे भी आप सीख जाएंगे कि यहाँ पे कैसे लगाना था। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो यही कि अपने को साइन 2x दिख रहा है ना, तो अपना खून खोल जाना चाहिए कि साइन 2x को देखते ही हमारे दिमाग में क्या बजना चाहिए सर? साइन 2x का फॉर्मूला। सो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू कोस एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 cos x है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ना, जो हम बचपन में सीखते आए ना कि अगर दोनों तरफ सेम एक्सप्रेशन अपने को दिख जाता है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, वो आदत अब हमें छोड़नी होगी। हमें ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, बशर्ते वो 0 ना हो सकता हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कोस एक्स तो 0 हो सकता है तो हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? RHS वाली टर्म को उठा के LHS में लेके आना है। ठीक है, तो देखो 2 sin x इंटू कोस एक्स माइनस का 4 cos x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यस सर, 2 cos x कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल, तो कॉमन निकाल दो। यहाँ पे क्या बचा आपके पास? साइन x, और वहाँ पे क्या बचा? माइनस का 2। ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो सर, फिर से 2 फंक्शंस आ गए, 2 फंक्शंस, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए? 0। ऐसा कब हो सकता है सर? सर 2 फंक्शन और उनका प्रोडक्ट 0 तो सर शायद तभी हो सकता है जब उन दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो चेक कर लेते हैं, तो या तो 2 cos x 0 होगा या साइन x माइनस का 2 0 होगा। ठीक है, तो सर साइन x तो सर हमने पढ़ा है कि सर उसकी तो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। बिल्कुल, जब साइन x की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है तो साइन x तो 2 हो ही नहीं सकता। जब साइन x 2 हो ही नहीं सकता तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल, तो अपने पास जो पॉसिबल है वो क्या है सर? कोस एक्स इज इक्वल्स टू 0। और कोस एक्स अगर 0 होता है सर तो हम अभी ही पढ़ के आए हैं ऊपर। क्या पढ़ के आए हैं सर? कोस एक्स जब 0 होता है तो इसकी जो मैंने बताया था वो आपको क्या बताया था कि हम क्या करते जा रहे हैं? पाई में पाई/2 जोड़ते जा रहे हैं। तो सिंपल यही करना है अपने को यहाँ पे भी कि इसको अगर मैं जनरल तरीके से लिखूँ तो 2n + 1 पाई/2। ठीक है, और n बिलोंग्स टू z। ये इसका क्या आ गया? जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो इसी से रिलेटेड जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, उन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं अब अपन कि चलो आप लोग ये करो कि सॉल्व 10 5x, ठीक है, माइनस tan 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan 5x इंटू tan 4x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, इसको देख के सर कुछ याद आ रहा है क्या? सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखो दिखेगा कैसे, कब दिखेगा? और पहली बात तो दिखेगा तब जब आपको फॉर्मूले एकदम याद होंगे अच्छे से, तब दिखेगी पहली चीज़। तो देखो ये दिखाता हूँ मैं आप लोगों को पहले कि है क्या। देखो tan 5x माइनस का tan 4x इज इक्वल्स टू 1 को उठा के मैंने वहाँ भेज दिया, 1 प्लस tan 5x इंटू tan 4x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक?
नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है जो कि यहाँ पे हम लिखने भूल गए हैं। वो क्वेश्चन में गिवन चीज़ क्या है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। वो दिया हुआ ये है क्वेश्चन में कि tan 5x इंटू tan 4x जो है वो -1 नहीं है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। ये भी क्या है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो, जब tan 5x इंटू tan 4x जो है वो -1 नहीं है, तो सर ये जो पार्ट है ये कभी जीरो हो सकता है कि जब ये -1 ही नहीं है तो इट कांट बी ज़ीरो। यस सर सही कह रहे हैं आप, इट कांट बी ज़ीरो। जब ये ज़ीरो हो ही नहीं सकता तो मैं RHS वाले पार्ट को उठा के इधर लेके आ सकता हूँ। बिल्कुल लेके आ सकते हैं सर। कब लेके आ सकते हैं, जब वो ज़ीरो ना हो। अगर वो ज़ीरो हो सकता हो तो हम नहीं लेके आ सकते भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया, करेक्ट है यहाँ तक। यस सर। अब आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि tan ऑफ a माइनस बी का, tan ऑफ a माइनस बी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। यस सर पढ़ा है। तो सर यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो tan ऑफ 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू tan ऑफ 5x माइनस tan ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan ऑफ 5x इंटू tan ऑफ 4x। ठीक है सर, यही तो लिखा हुआ है ऊपर। बिल्कुल सर यही लिखा हुआ है। तो इसकी जगह तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये अपना है क्या, यही चीज़ है। और ये tan ऑफ 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से ये क्या आ गया, tan x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब tan x की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि tan ऑफ x का मतलब कि ये tan पाई बाई 4 है। और जब tan x इज इक्वल्स टू tan y हो तो इसके जो जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर कोई कहेगा तो वो तो पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई जनरल सॉल्यूशन कह रहा होगा तो हमने, और ये मैं बता चुका हूँ कि छोटी वाली वैल्यू लेनी, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन जब कोई अपने से पूछ रहा होगा तो हमें क्या लिखना है कि x इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है, x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4। क्या सर यहाँ पे माइनस आता है? नहीं, माइनस तब आता है जब स्क्वायर में हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। यहाँ पे स्क्वायर में तो नहीं आ रहा है अपने पास कुछ भी, तो यहाँ पे आंसर अपना यही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस की देख लेते हैं। तो देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है और इस क्यूबिक इक्वेशन के अपने को सॉल्यूशंस तो निकालने हैं, रूट्स तो निकालने हैं। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशंस तो अपने को निकालने हैं, लेकिन वो जो सॉल्यूशंस आने चाहिए वो -4 पाई से 4 पाई के बीच में ही आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, ठीक है, उसको भी देखते हैं। चलो शुरू करते हैं अपन अपना काम धंधा। देखो सर, पहली चीज़ तो ये देखिए कि आपको ना हर जगह सेक में अगर मैं पूरी इक्वेशन बना दूं तो इसमें ना सबसे पहला हम ये करते हैं कि हर पूरी इक्वेशन को सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हर टर्म है वो सेक में ही दी हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, tan स्क्वायर x में आइडेंटिटी लगा देता हूँ कि tan स्क्वायर x जो होता है वो क्या होता है अपने पास, sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो जैसे ही आइडेंटिटी अगर मैं लगाता हूँ तो ऊपर वाली जो इक्वेशन अपनी वो क्या बन गई कि 16 sec क्यूब x माइनस 12 sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 4 sec x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन जो है वो क्या बन गई है, 16 sec क्यूब x माइनस 12 sec स्क्वायर x माइनस 4 sec x, और ये जो पार्ट है ये क्या बन गया 3, ठीक है। अभी क्यूबिक इक्वेशन है तो सबसे पहली बात तो मैं इसको एक काम करता हूँ कि sec x को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल, जैसे लेटस से कि मैंने a मान लिया, तो इक्वेशन अपनी क्या बन गई 16a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन को जो कि क्यूबिक इक्वेशन है इसको सिंपली फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज हम एक तो अपने को जो हम 9th या 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है फैक्टराइजेशन का तरीका, कि हम पहले हिट एंड ट्रायल से इसका एक रूट निकालते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं पुट एक ही जगह अगर मैं क्या वैल्यू रखता हूँ, जैसे कि 1/2 रखता हूँ अगर मैं, तो ये क्या बन गया 16 इंटू 1/8 माइनस 12 इंटू 1/4 माइनस 2 प्लस 3। तो ओवरऑल ये जो टर्म है वो अपनी क्या बन गई है,
जो रिजल्ट है वो 0 आ गया। इसका मतलब एक ही वैल्यू अगर मैं 1/2 रख देता हूँ तो वो इसका क्या आएगा, रूट आएगा या फैक्टर आएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इस इक्वेशन को सिंपली ऐसे भी आसानी से लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक रूट तो इसका पता चल ही गया है, एक फैक्टर तो इसका पता चल ही गया है, तो फैक्टर तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ कि 2a - 1। ठीक है, क्योंकि 2a - 1 को अगर मैं 0 के बराबर रखूँगा तो एक ही वैल्यू मुझे हाफ मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको फैक्टराइज करूँगा या मैं इस पूरी वाली ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है इसको 2a - 1 से डिवाइड करता हूँ, तो जो अपना एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बच जाता है कि 8t², ठीक है, -8a², वेरिएबल a है अपने पास ना कि t। ठीक है, 8a² माइनस का 2a, 2a आएगा क्या 5a आएगा, देखो ज़रा, ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 2a ही आएगा, क्योंकि ये 2a आएगा और हाँ ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस का ट्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो माइनस ट्री को अगर मैं 2a से मल्टीप्लाई करूँगा -6a हो गया, और ये प्लस का 2a, तो रिजल्ट अपना माइनस का 4a हो गया। ठीक है, अब जो अपना आगे वाली क्वाड्रेटिक टर्म है उसको भी मैं आसानी से फैक्टराइज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँगा तो कैसे फैक्टराइज कर दूँ, 8a² माइनस 6a प्लस 4a माइनस का ट्री इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2a - 1 और ये वाला जो पार्ट है ये अपना बन गया 2a + 1 और 4a माइनस का ट्री इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं कह दूँ कि अगर जो फैक्टर्स अपने वो क्या क्या आ गए, a इज इक्वल्स टू हाफ आ गया, a इज इक्वल्स टू -हाफ आ गया, और a इज इक्वल्स टू 3/4 आ गया, और a अपना क्या था, sec x था। ठीक है, तो सर sec x की वैल्यू जो है वो हाफ आ गई, यहाँ से sec x की वैल्यू -हाफ आ गई, और यहाँ से sec x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए सर, -4π से -4π से 4π। देखो जब स्टार्टिंग में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे ना, तब मैंने डोमेन रेंज के बारे में बात की थी, तब मैंने एक चीज़ कही थी तुम्हें कि जो सर sec x की जो रेंज होती है ना वो ये होती है कि sec x जो है वो -∞ से -1 तक, साथ में 1 से ∞ तक ही अटेन करता है। ठीक है, अब आप वैल्यूज जो अपने को मिली है ना उनको देखो, ये वैल्यू क्या है भाई, ये तो <1 है सर, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ये वैल्यू जो है ये 0 से छोटी और -1 से बड़ी है, बिल्कुल सर, और ये वैल्यू भी 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। तो मैं सर ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि सर जो ये तीनों वैल्यूज़ अपने को आई हैं अपने पास, ये जो तीनों वैल्यूज़ मिली हैं, ये कोई भी वैल्यूज़ अपनी दे डू नॉट लाई इन द रेंज ऑफ sec x, क्योंकि ये sec x की रेंज में ही लाई नहीं कर रही हैं, मतलब sec x की जो इंटरवल है, ये वाली जो इंटरवल है, इसमें ही लाई नहीं कर रही हैं। तो मतलब ये हुआ इसका कि जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी x की वैल्यू, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, कि कोई भी x की पॉसिबल वैल्यू नहीं है। सर जब कोई भी x की पॉसिबल वैल्यू नहीं है और अपने से पूछा क्या था कि नंबर ऑफ़ रूट्स बताओ, तो ये तो डायरेक्ट ही हम कह सकते हैं ना सर कि यहाँ से नंबर ऑफ़ रूट्स अपने को डायरेक्ट ही पता चल गया कि नंबर ऑफ़ रूट्स कितने हो गए सर, 0 हो गए, क्योंकि कोई भी x की वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ये आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, और ट्राई करिएगा कि पहले क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करें, उसके बाद ही सोल्यूशन देखें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन में देखो इक्वेशन है अपने पास कि 2 sin² x प्लस √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो कोस है, sin² को क्या मैं कोस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल सर बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि sin² x जो होता है वो अपना कितना होता है, 1 - cos² x। ठीक है, √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 माइनस का 2 cos² x प्लस का √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, अब देखो 2 cos² x को मैंने एक तरफ साथ रखा, माइनस का √3 cos x हो गया, और ये जो 2 + 1 उधर जाके कितना बन जाएगा, -3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। क्या मैं सर अब इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, बड़े आराम से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखो कैसे, 2 cos² x माइनस का 2√3 प्लस का √3 लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो ये जो √3 था अपना, ये कितना हो गया,
जो रूट 3 था उसको मैंने लिख लिया कि 2√3, लेकिन माइनस का आएगा, बीच में निशान जो है वो माइनस का आएगा, नहीं तो ये वैल्यू अपनी 3√3 बन गया, ये जो साइन आएगा ये माइनस का आएगा, ठीक है, और माइनस का 3 = 0। अब देखो इसको अगर मैं सेपरेट करूँ यहाँ से कि 2 cos square x माइनस का 2√3 cos x प्लस का √3 cos x माइनस का 3 = 0, ठीक है सर। अब देखो 2 cos x तो बाहर आ गया, cos x माइनस √3 प्लस √3 मैंने अब यहाँ भी बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया अपना cos x माइनस का √3। जी सर। अब देखो ये अपने पास हो गया कि 2 cos x प्लस √3, और यहाँ से आ गया अपने पास cos x की वैल्यू माइनस का √3, ठीक है सर। देखो सर cos x की वैल्यू √3 आ रही है और cos x की वैल्यू माइनस का √3/2 हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये बताओ कि क्या cos x की वैल्यू √3 हो सकती है? नहीं हो सकती सर। क्यों नहीं हो सकती भाई? क्योंकि cos x जो है वो -1 से 1 ही होता है और √3 अपने आप में 1.732 समथिंग होता है, तो ये तो 1 से बड़ा हो गया ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब अपने को जो खेल खेलना है वो cos x = -√3/2 से खेलना है। तो सर देखो -√3/2, cos x नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सर थर्ड में भी होता है, लेकिन बोला था ना मैंने कि छोटी वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो देखो जो माइनस का √3 है उसको मैं ये लिख सकता हूँ कि सर ये अपना कितना हो गया, cos 5π/6। cos 5π/6 की वैल्यू सर √3/2 ही होती है? नहीं, -√3/2 होती है, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। अब देखो जब अपने पास cos x = cos y अपने को मिल जाता था, तो मैंने क्या कहा था कि हम क्या लिख सकते हैं सर, x = 2nπ ± 5π/6 लिख सकते हैं। तो सर यही आंसर है क्या? बिल्कुल यही आंसर है इसका, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, बड़े आसानी से हो गया है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के जो बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अभी हमारे पास आई थिंक बहुत क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम आगे चल पड़ेंगे, पहले पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही हम आगे की थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।